हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी जो पढ़ाई है बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम आपके साथ एक नए लेक्चर के साथ आज की जो क्लास होगी उस पर हम आज के साथ डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज को। बिजनेस स्टडीज के अंदर हम चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अपने आप एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका पार्ट 1 हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है जिसमें हमने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो हेनरी फ्यूल के द्वारा दिए गए थे उनको हमने डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं एफडब्ल्यू टेलर के द्वारा बेसिकली जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक्स दी गई हैं, कुछ मॉडर्न टेक्निक्स दी गई हैं, उस विषय हम आज आपसे डिटेल के अंदर बात करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके साथ पूरे एग्जाम तक रहेंगे। 2023 और 24 का जो सेशन है इसमें हम अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और जो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है उसको हम पूरा करवाएंगे और आपके एग्जाम तक साथ रहेंगे। आपको डेली बेसिस पर हम आपके वीडियोस आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। इसके अलावा अगर आपने इसमें जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के अलावा जो पहला चैप्टर है या इसका भी जो पार्ट 1 है उनका जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई बटन के अंदर भी लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके उसे आप देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की तो आपके दिमाग में सबसे पहला जो नाम आता है वो किसका आता है? एफडब्ल्यू टेलर का। क्योंकि एफडब्ल्यू टेलर को हम लोग साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर भी कहते हैं, यानी फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से हेनरी फ्यूल को जाना जाता है। अगर आप समझने की कोशिश करें कि बेसिकली साइंटिफिक मैनेजमेंट किस दिशा में या किस तरीके से आपको क्या बताने की कोशिश करता है, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट कहता है कि द यूज ऑफ साइंटिफिक, सिस्टमैटिक, ऑब्जेक्टिव एंड लॉजिकल प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स इन वेरियस मैनेजरियल फंक्शन। यानी जब हम मैनेजरियल फंक्शन को परफॉर्म करते हैं तो वहां पर हमें साइंटिफिक, सिस्टमैटिक, लॉजिकल प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करना है ताकि हमारा जो काम हो बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से हो। तो यानी मैनेजमेंट के फंक्शंस में साइंटिफिक और सिस्टमैटिक और लॉजिकल प्रिंसिपल्स की यूज करने को ही हम क्या बोलते हैं? साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलते हैं। It means the use of scientific method to solve the problem of management. Scientific management क्या है? मैनेजमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करना बेसिकली मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट कहलाता है। सो इट इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ ईच एक्टिविटी इन डिटेल एंड डूइंग द वर्क इन सच अ मैनर so that work can be completed effectively and efficiently। कहा गया कि जो भी काम हमें परफॉर्म करना है पहले उस एक एक एक्टिविटी को हम डिटेल के अंदर उसको स्टडी करें, उसको समझें, उसके मैनर को समझें, उसके उतार चढ़ाव को समझें, उसके फ्लक्चुएशन को समझें, देन उस काम को कंप्लीट करेंगे तो हमारी जो परफॉर्मेंस होगी वो बहुत इफेक्टिव और एफिशिएंट निकल के आएगी। अब हम थोड़ा सा जानेंगे कि एफडब्ल्यू टेलर जो है बेसिकली उनके बारे में कुछ चीजें जानेंगे। बहुत ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इतना एटलीस्ट जरूर जान लीजिए कि एफडब्ल्यू टेलर के किस तरीके से उनका कंट्रीब्यूशन हुआ और कैसे कैसे उनकी जर्नी रही। तो एफडब्ल्यू टेलर का जन्म जो है वो 1856 में हुआ और उनकी मृत्यु 1905 के अंदर हुई। एफडब्ल्यू टेलर बेसिकली अमेरिका के एक मैकेनिकल इंजीनियर थे जिन्होंने अपना जो कैरियर है वो एज अ मशीन ऑपरेटर, एक मैकेनिक ऑपरेटर इन्होंने क्या किया था एक कंपनी के अंदर जो कि आपकी स्टील कंपनी यूएसए के अंदर है, वहां पे उन्होंने कैरियर स्टार्ट किया था। उन्होंने पाया कि बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनकी वजह से इनएफिशिएंसी, वेस्टेज है, तमाम तरीके से लोग चीजों को इग्नोर करते हैं और वर्कर्स और मैनेजमेंट जो है वो उस काम को बढ़िया तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस में बहुत ही जो साइंटिफिक मेथड्स थे जिन्हें रूल ऑफ थंब कहा जाता है उन सबको उन्होंने समझा और उन सबको हटाने के, उन सबको रिप्लेस करने के लिए उन्होंने क्या किया? तमाम सारे एक्सपेरिमेंट किए कि जो पुरानी टेक्निक्स हैं, जो अनऑर्थोडॉक्स टेक्निक्स हैं, उनको हटाया जाए, उनकी जगह पे नई टेक्निक्स को इंट्रोड्यूस किया जाए। इस पर उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए। सो ही वाज द फर्स्ट हु लेड द एम्फेसिस ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ साइंटिफिक। इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट के महत्व पर, साइंटिफिक मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस पर सबसे ज्यादा फोकस किया, सबसे ज्यादा मेहनत की, सबसे ज्यादा इस पर काम किया। अब देखिए, हम लोग इस पर बात करने वाले हैं बेसिकली कि वो जो 14 वो जो इनके कंट्रीब्यूशन है इनका साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो इनके प्रिंसिपल्स हैं उनको एक बार जरा डिस्कस करते हैं। बहुत आसान है, सब आपने इनके बारे में शायद कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा। तो साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब, इनका जो पहला प्रिंसिपल है आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट का, वो कहता है साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब। यानी कि जो बेसिकली हमें काम करना है वो साइंटिफिक स्टडी और साइंटिफिक एनालिसिस के आधार पर हमें काम करना है। जो रूल ऑफ थंब, पुराने समय से जो रूल ऑफ थंब चल रहे हैं, जो पुराने ऐसे रूल्स हैं, उनको हमें क्या करना है? रिप्लेस कर देना है।
आप देखते होंगे सोसाइटी में तमाम सारे ऐसे रूल हैं जिनके पीछे का कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ उन्हें हम फॉलो करते हैं, क्यों फॉलो करते हैं उनको किसी को भी नहीं पता है। तो वो सारे भी रूल्स जो काम कराने के ढंग हैं, जो काम करने के ढंग हैं, उन्हें क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है। साइंटिफिक बेस्ड, साइंस बेस्ड चीजों को हमें क्या करना है, इंट्रोड्यूस कर देना है। हमें क्या करना है, ऐसे मेथड इंट्रोड्यूस करने हैं जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन के ऊपर हो, जो ये बताएं कि ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से ऐसा होगा, ताकि जो मैनेजरियल डिसीजंस है वो और ज्यादा इफेक्टिव हो सके। यानी आपको टेलर ने क्या किया, टेलर ने बेसिकली फोकस किया कि जो भी चीजें हो वो साइंटिफिकली एनालाइज की गई हो, हर चीज को उन्होंने बारीकी से समझने की कोशिश की। एक छोटे से छोटा काम, छोटे से छोटी जो फंक्शनिंग है, उस फंक्शनिंग को भी हमें साइंटिफिक तरीके से ही क्या करना है, परफॉर्म करना है, ताकि हम वेस्टेज को कम कर सकें, टाइम को कम कर सकें और बेहतर तरीके से टारगेट को इफेक्टिवली और इफिशिएंटली हम लोग क्या कर सकें, अचीव कर सकें। तो ये बेसिकली बताता है साइंटिफिक मैनेजमेंट का पहला प्रिंसिपल, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। नेक्स्ट है आपका हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड। इसको भी बहुत अच्छे से समझना है। हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड बेसिकली कहता है कि हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर और मैनेजर के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उन्हें क्या करना है, रिप्लेस कर देना है। कॉन्फ्लिक्ट को हमें क्या कर देना है, रिप्लेस करना है। क्योंकि आमतौर पे क्या होता है कि जो बड़े इंप्लॉइज होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, और जो वर्कर्स होते हैं, वर्कर के दिमाग में या वर्कर के पास मैनेजर के लिए अच्छे शब्द नहीं होते हैं, यानी अच्छी नजर से उनको नहीं देखते हैं। ठीक उसी तरीके से क्या होता है कि जो मैनेजर्स होते हैं उनके अंदर भी सेम हरामखोरी है, वो क्या करते हैं, वर्कर को सही नजर से नहीं देखते हैं। तो आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन होती है, ये क्या करती है, हमेशा प्रोडक्टिविटी को डिक्रीज करने का काम करती है। तो कहा गया है कि दोनों को, चाहे वर्कर हो चाहे आपका मैनेजर हो, दोनों को इस चीज को समझना है और इस चीज को क्या कर देना है, खत्म कर देना है। यानी आपको हार्मोनाइज रिलेशन डेवलप करने हैं, मेंटल रिवोल्यूशन पे काम करना है, और एक दूसरे की जो खींचातानी है, एक दूसरे के ऊपर जो कह सकते हैं कि ब्लेम लगाने की जो आदतें हैं, इन्हें क्या कर देना है, आपको खत्म कर देना है। तब जाके बेहतर तरीके से काम किया जा सकता है। क्योंकि हर वर्कर हरामखोर नहीं होता। आप मेरे मालिक को ऐसा लगता है कि वर्कर जो होते हैं कामचोर होते हैं, बट ऐसा नहीं, हर वर्कर कामचोर नहीं होता है। और हर मालिक भी हरामखोर नहीं होता है, कि बहुत सारे मालिक अच्छे भी होते हैं जो आपकी पर्सनल समस्याओं को भी समझते हैं। नेक्स्ट है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। आपको क्या करना है, कॉपरेशन करना है। यानी अकॉर्डिंग टू दिस देयर शुड बी कॉपरेशन बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर इंस्टीड ऑफ इंडिविजुअलिज्म। आपको क्या करना है, कॉपरेशन करना है, एक व्यक्ति पर फोकस नहीं करना है, आपको कॉपरेशन करना है, तभी आप सही तरीके से काम कर पाएंगे। जहां जहां जरूरत लगेगी वहां वहां पर क्या करना है, आपको एक दूसरे के साथ कॉपरेशन करना है। जहां भी रिलीज हो आपको कि हाँ हमारी आवश्यकता है दूसरे व्यक्ति को, तो आपको तुरंत उसके साथ कॉपरेट करना है। यानी कभी आपको ऐसा ना लगे कि सामने वाले बंदे को आवश्यकता है और हम उसे इग्नोर करें। ऐसा करेंगे तो आपकी संस्था के लिए बेहतर नहीं होगा। यानी कि देयर शुड बी कॉपरेशन बिटवीन देम एंड कंप्लीशन ऑफ देयर कंप्लीशन शुड बी रिप्लेस बाय द कॉपरेशन। जितने भी कॉम्पिटिशंस होंगे उन्हें हम क्या करेंगे, कॉपरेशन से रिप्लेस कर देंगे। आपस में कंपटीशन नहीं पैदा करनी है। So for achieving the principle, management should welcome the constructive ideas and suggestions of workers. हमें अपने वर्कर के आइडियाज को एक्सेप्ट करना है, उनके सजेशंस को लेना है। जब जब जरूरत पड़ेगी तो उनके आइडियाज को हम प्रेज करेंगे, उन्हें रिवॉर्ड करेंगे, उन्हें और बेहतर मोटिवेट करेंगे कि संस्था के लिए और बेहतर से बेहतर तरीके से वो काम कर सके। तो इन सब चीजों से क्या होगा, जो आपके अनरीजनेबल डिमांड्स होंगी, आपकी जो स्ट्राइक वगैरह है, आपकी लॉकआउट है, ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी और वर्कर्स ईमानदारी से आपके साथ, शिद्दत के साथ काम कर पाएंगे। समझ रहे हैं। देखिए एम्प्लॉय से काम कराना, इस बात पे हमेशा ध्यान दीजिएगा, एम्प्लॉय से काम कराना आज भी कला है। अगर आपने मिर्जापुर देखा हो तो मिर्जापुर की किस्सा आप ध्यान करिए। मिर्जापुर में क्या होता है कि जब जब कालीन भैया खाना खाने जाते हैं तब तब मकबूल से बोलते हैं कि मकबूल खाना खा लीजिए। तो मकबूल कहते हैं ठीक भैया आप खाइए। इसका मतलब समझते क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, जब जब कालीन भैया मकबूल से बोलते हैं तो मकबूल को ये फील आता है कि यार हमारा मालिक हमारा बड़ा सम्मान देता है और साथ में खाना बैठकर खाने के लिए ऑफर करता है। तो देखिए आदमी आपके पास, आपके लिए जो है वो तन मन धन से तभी काम करता है जब आप उसको मान सम्मान देते हैं। सिर्फ पैसे देने से काम आज की डेट में नहीं चलते हैं। एक लेबर को भी अगर आप गलत तरीके से काम करवाने की कोशिश करेंगे तो 300-400 रुपए कमाने वाला दिहाड़ी वाला जो लेबर होगा वो भी आपकी हालत बिगाड़ देगा। दैट मीन्स कि आपको कॉपरेशन करना है, बदतमीजी नहीं करनी है। कॉपरेशन करेंगे काम चलेगा, बदतमीजी करेंगे तो काम नहीं चल पाएगा। नेक्स्ट अगर आप देखिए, नेक्स्ट जो इनका प्रिंसिपल है वो कहता है डेवलपमेंट ऑफ वर्कर टू देयर ग्रेटेस्ट इफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी।
हमें अपने वर्कर को प्रॉपरली डेवलप करना है और इतना डेवलप करना है कि अगर वो इस संस्था को छोड़ के जाएं तो दूसरी संस्था में यहाँ से जस्ट डबल या इससे ज्यादा सैलरी मिल जाए। यानी अपने वर्कर की इफिशिएंसी को इंप्रूव करने पर फोकस करना है। यानी एवरी ऑर्गेनाइजेशन शुड फॉलो द साइंटिफिक मेथड ऑफ सिलेक्शन ऑफ वर्कर। जब हम वर्कर को हायर करें तो उसका सिलेक्शन साइंटिफिक तरीके से हो। ऐसा ना हो कि हाँ वो चच्चा ने उसको रिकमेंड कर दिया कि भैया जाओ संस्था में तो आपका नौकरी लग जाएगी, ऐसा नहीं। चाचावाद भतीजावाद है, ये नहीं करना। साइंटिफिक आपको सिलेक्शन करना है, प्रॉपरली ट्रेनिंग देनी है, प्रॉपर तरीके से उसका डेवलपमेंट करना है, उसका मेंटल, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल हर तरीके की कैपेसिटीज को आपको चेक करना है, उसके हिसाब से ट्रेनिंग देनी है। और फिर धीरे धीरे उसकी इफिशिएंसी को इतना मजबूत बनाइए कि आपके लिए वो बेनिफिशियल हो, वर्कर की भी स्किल डेवलप हो और संस्था को भी इससे बेनिफिट मिले। तो ये बेसिकली बताते हैं आपके प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के बाद हम बढ़ेंगे टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पे, जो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण टेक्निक्स हैं। इन पर भी एक नजर डालते हैं कि टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है। देखिए, जब आप टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हो तो सबसे जो महत्वपूर्ण टेक्निक है वो आती है आपकी फंक्शनल फोरमैनशिप। अब फंक्शनल फोरमैनशिप क्या है? फंक्शनल फोरमैनशिप बेसिकली वो टेक्निक है जो टेक्निक कहती है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में हर काम को करने के लिए कुछ स्पेशलाइज्ड फोरमैन होने चाहिए। यानी हर काम हर आदमी ना करे, डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट एक्सपर्ट रखने चाहिए। जब वो उस फील्ड के एक्सपर्ट होंगे तो जो काम की क्वालिटी होगी माशाल्लाह बहुत अच्छी होगी। एक बहुत छोटी सी मिसाल लीजिएगा। आप जानते होंगे कि आपके आसपास पड़ोस में एक झोला छाप डॉक्टर होता है और वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर होता है, जो सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, इसके अलावा जितनी बीमारियां होती हैं, इवन वो हार्ट की भी समस्या हो जाती है तब भी वो देर सवेर अगर उसके पास आप पेशेंट लेके पहुंच जाओगे तब भी वो इलाज कर देगा। वो झोला छाप डॉक्टर है जो दुनिया की हर बीमारी का इलाज उसके पास है। लेकिन हालत ये होती है कि दिन भर में 10-20 से पेशेंट से ज्यादा उसके यहाँ पेशेंट नहीं आते हैं। मेरे जानने वाले आर्थो के डॉक्टर हैं, बेसिकली हड्डी के डॉक्टर हैं हमारे ही शहर के अंदर, जहां पर उनका ये माहौल है कि वो सिर्फ वो हड्डी का ही इलाज करते हैं, हड्डी के ही पेशेंट देखते हैं। लेकिन मामला यह है कि अगर आप उनको दिखाना है तकरीबन 7 दिन पहले आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, तब आपको उनकी डेट मिलेगी, तब वो आपको देख पाएंगे। जरा बात को समझने की कोशिश कीजिए, उस बंदे के अंदर क्या है? उस बंदे के अंदर स्पेशलाइजेशन है और जिस किसी के अंदर स्पेशलाइजेशन होता है उस काम को औरों से बहुत बेहतर करने की समझ उसके अंदर होती है। और जो सब कुछ कर लेता है वो फिर कुछ नहीं कर पाता है। कहने का मतलब है, यही कहते हैं हेनरी फिगोस, एफडब्ल्यू टेलर की फंक्शनल फोरमैनशिप डेवलप कीजिए, हर ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलिस्ट डेवलप कीजिए, वही उस काम को सुपरवाइज करेंगे, तभी जाके काम आपका बहुत अच्छे तरीके से क्वालिटी के साथ हो सकता है। इस चीज को उन्होंने क्या किया है, एक चार्ट के थ्रू उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। उन्होंने सजेस्ट किया है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में एटलीस्ट 8 स्पेशलिस्ट होने चाहिए, जिसमें से 4 ऐसे लोग होने चाहिए जो प्लानिंग को देखें और 4 ऐसे लोग होने चाहिए जो उसके एग्जीक्यूशन को देखें। तो अगर आप कोई चार्ट प्रॉपर्ली विजिबल हो रहा है तो सबसे पहले यहाँ रखा गया फैक्ट्री मैनेजर। अब फैक्ट्री मैनेजर का काम क्या है? एक तरफ हो गया प्लानिंग ऑफिसर और एक तरफ क्या हो गया? प्रोडक्शन ऑफिसर। प्लानिंग वाले 4 लोग होने चाहिए, कौन से? रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिन ऑफिसर। इसी तरीके से प्रोडक्शन ऑफिसर के अंदर होना चाहिए गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर। और ये सारे लोग जब मिलकर काम करेंगे तब आपका वर्कर, तब ये सारे लोग जब चीजों को मैनेज करेंगे तब आपकी जो प्रोडक्टिविटी होगी वो बेहतर हो जाएगी। तो यहाँ से सवाल आपसे पूछा जाता है कि फंक्शनल फोरमैनशिप का कंसेप्ट क्या है? तो फंक्शनल फोरमैनशिप स्पेशलाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है और इसमें एफडब्ल्यू टेलर ने उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, मतलब जो एक्सपर्ट होने चाहिए प्लानिंग ऑफिसर और प्रोडक्शन ऑफिसर में। अब थोड़ा इनके बारे में जरा जान लीजिए कि प्लानिंग ऑफिसर में जो 4 लोगों का नाम लिया गया, इनका काम क्या होता है, और इसी तरीके से प्रोडक्शन में जो 4 लोग हैं इनका काम क्या होता है। तो जो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क होता है, यानी दिस इंस्ट्रक्शन गिव्स इंस्ट्रक्शंस टू द वर्कर रिगार्डिंग देयर वर्क। इसका काम क्या है? ये बंदा सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्शन देता है वर्कर को कि भैया तुम्हारा काम क्या है, काम बताने का काम है इसका, बाकी काम नहीं करता है। रूट क्लर्क का रोल क्या है? हिज रोल वाज टू मेंशन द रूट ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का रूट क्या होगा वो बेसिकली बताने का काम करता है। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का काम क्या होता है? ये टाइम एंड कॉस्ट सीट को अरेंज करने का काम करता है। और डिसिप्लिन जो होता है आपका डिसिप्लिनियन, ये बेसिकली डिसिप्लिन मेंटेन करने का काम करता है ताकि जो प्रोडक्शन जो फैसिलिटी है इसके अंदर, फैक्ट्री के अंदर, वो डिस्टर्ब ना हो। तो ये काम बेसिकली किसके हैं? प्लानिंग इंचार्ज के।
अगर हम प्रोडक्शन इंचार्ज के फंक्शंस की बात करें, प्रोडक्शन इंचार्ज के भी 4 फंक्शन बताए गए हैं। तो प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर सबसे पहला स्पीड बॉस, इसका काम क्या है, ये मेंटेन करता है टाइम रिकॉर्ड फॉर द जॉब असाइन टू द वर्कर एंड चेक जॉब इज कंप्लीटेड टाइमली। हर किसी बंदे को एक काम को करने का टाइम, एक जॉब को परफॉर्म करने का टाइम दिया जाता है, तो वो काम उस टाइम पर हुआ या नहीं हुआ, इसको जज करने का काम किसका, स्पीड बॉस का। गौर कीजिएगा इस पे, स्पीड बॉस का काम क्या है, वो ये देखता है कि जितने टाइम में तुमको काम दिया गया करने के लिए तुम उतने देर में कर पाए कि नहीं कर पाए। अगर कर पा रहे हो तो ठीक है, नहीं कर पा रहे हो तो बाद में उड़ाए जाओगे आप। गैंग बॉस का काम क्या है, इसकी जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू कीप मशीन इन अ रेडी स्टेट ऑफ वर्क। जितनी मशीन्स हैं उनको लगातार चेक करते रहना कि मशीनों में कोई दिक्कत तो नहीं, मशीन काम करने की सिचुएशन में है या नहीं। ये बेसिकली गैंग बॉस का काम होता है। रिपेयर बॉस का काम क्या होता है, क्योंकि जब संस्था के अंदर काम चलेंगे तो कभी कभी मशीनों को रिपेयरिंग की आवश्यकता पड़ेगी, तो मशीनों को बिल्कुल मेंटेन रखना, उसमें जहां जहां प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए जिन जिन चीजों की आवश्यकता है वो उसको प्रोवाइड करना। और इंस्पेक्टर का काम क्या होता है, वो क्वालिटी ऑफ वर्क को हमेशा ध्यान में रखता है और उसको प्रॉपर तरीके से देखता है, उसकी टेक केयर करने का काम करता है। ये बेसिकली थे, कह सकते हैं कि ये इंस्ट्रक्टर आठ ऐसी चीजें मतलब लोग थे जो एक ऑर्गेनाइजेशन को स्पेशलाइजेशन की तरफ मोड़ने का काम करते हैं। नेक्स्ट इनकी टेक्निक है सिंप्लीफिकेशन, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन शब्द को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा गौर से समझिएगा। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क का मतलब क्या है कि जो भी आप काम करिए उसको करने के स्टैंडर्ड फिक्स होने चाहिए। जब स्टैंडर्ड फिक्स होंगे तो आपका जो प्रोडक्शन होगा वो बिल्कुल सटीक होगा, सही होगा और किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक छोटी सी मिसाल आपको देते हैं, जैसे आपने एक मैकडॉनल्ड बर्गर का नाम सुना होगा। इसकी खास बात क्या होती है कि आप भारत के अंदर किसी भी जगह पे खाइए, चाहे लखनऊ के अंदर आप मान लीजिए वेब सिनेमा में खाइए, वेब मॉल के अंदर खाइए, सहारागंज मॉल के अंदर खाइए, इसके अलावा चाहे आप लुलु मॉल के अंदर जाइए या फिनिक्स में जाइए, जहां भी इसके फ्रेश हैं, जहां पे भी खाएंगे इसका टेस्ट हूबहू मिलेगा। उसके पीछे की इकलौता रीजन क्या है, इसका जो स्टैंडर्ड है वो बिल्कुल मेंटेन है। ये आलू जहां से मंगाते हैं वहीं से मंगाते हैं, मसाला जहां से इनका आता है वहीं से आता है, उसके अंदर जो जो चीजें पड़ती हैं वो जो भी एक ही जगह से फिक्स है वहीं से आती है, ऐसा नहीं कहीं से उठा के कुछ भी डाल देंगे। तो स्टैंडर्ड होना जरूरी है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि हमें अगर 2 कप चाय बनानी है तो 2 कप चाय में हमें क्या क्या डालना है, जैसे मान लो 2 सपोज दैट 2 चम्मच शुगर डालनी है, चाय की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, नमक की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, दूध की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, ये चीज बिल्कुल फिक्स होनी चाहिए, तब जाके आपका काम बिल्कुल ठीक होगा। ऐसे थोड़ी ना है कि आप चाय बना रहे हैं, जो मन होगा भर दिया आपने, उसमें 3 चम्मच नमक ही डाल दिया, जितना मन होगा उतने अदरक उसके अंदर डाल दी, ऐसा हो जाएगा तो चाय का टेस्ट जो होगा वो चेंज हो जाएगा। इसीलिए स्टैंडर्डाइजेशन जरूरी है। बात समझ में आ गई? नए स्टैंडर्ड सेट होने चाहिए मटेरियल के लिए, मशीन के लिए, कंडीशंस ऑफ वर्क के लिए, सबके लिए स्टैंडर्ड होने चाहिए। सिंप्लीफिकेशन कहता है कि जो अननेसेसरी आपकी वैरायटीज हैं, साइज हैं, ग्रेड हैं, इनको सबको हटाओ। जितनी चीजों को सिंपल रखोगे उतना आपके लिए आसान होगा। तो अननेसेसरी जो चीजें हो रही उन सबको क्या करना है, हटा देना है, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग इसको और डिस्कस करें आगे, तो नेक्स्ट है आपका वर्क स्टडी। वर्क स्टडी बेसिकली क्या है, एक सिस्टमेटिक और क्रिटिकल असेसमेंट है आपके फंक्शंस को, जो आप फंक्शन, ऑपरेशनल फंक्शन जो परफॉर्म करते हैं उसका क्रिटिकल और सिस्टमेटिक असेसमेंट है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि आपका जो वर्क इफिशिएंसी है वो इंप्रूव हो जाए और रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो। वर्क इफिशिएंसी है बढ़े और रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो। इसके लिए 4 स्टडी बताई गई हैं। एक होता है मेथड स्टडी, यानी कि वर्क स्टडी के अंदर 4 है। एक होता है कौन सा, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, फैटिग स्टडी। तो चारों स्टडीज से हम क्या करते हैं, वर्क स्टडी को बेहतर बनाते हैं, जिसमें हम एफिशिएंसी इंप्रूव करते हैं और रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हैं। तो मेथड स्टडी कहती है कि इट इज कंसर्न विद द फाइंडिंग वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ जॉब। एक काम को करने का सबसे बेस्ट तरीका तलाशना। The main aim of this technique is to improve the work method of minimizing the cost of production. Cost of production को कौन से मेथड से मिनिमाइज कर सकते हैं, प्रोडक्शन अच्छा हो और कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिले, इसके लिए एक सही मेथड की तलाश करना, सही मेथड तलाशना और उसके यूज करना, ये है मेथड स्टडी। मोशन स्टडी बताता है कि जब हम लोग कोई प्रोडक्शन करते हैं तो बेसिकली एक वर्कर की जो परफॉर्मेंस होती है, उसकी मूवमेंट की जो परफॉर्मेंस होती है वो देखना है कि एक जॉब के दौरान वो बंदा कितना मूवमेंट करता है,
उससे क्या हो जाएगा कि जो अननेसेसरी मूवमेंट्स होते हैं उन अननेसेसरी मूवमेंट्स को क्या करना है, आपको खत्म करा देना है और सिर्फ जो जरूरी मूवमेंट्स हैं उन्हीं को रखना है। अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को आपको क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपका घर बन रहा है और आपके घर बन रहा है, आपके यहाँ एक मान लीजिए सपोज दैट काम करने के लिए आ गए आपके कोई चच्चा आ गए, विनोद चच्चा सपोज दैट आ गए। अब उनकी आदत है कि हर 1 घंटे के बाद वो बीड़ी पीते हैं। अब 5 मिनट मान लो बीड़ी पी रहे हैं तो 1 घंटे के बाद 5 मिनट बीड़ी पड़ते हैं, दिन भर में मान लो उन्होंने 10 बार बीड़ी पिया तो 50 मिनट उनका बीड़ी पीने में चला गया। तो जो बीड़ी पीने की कॉस्ट है ये क्या है, ये जो मूवमेंट है इसको क्या कर देना है, खत्म कर देना। इसको बोलते हैं मोशन स्टडी। ठीक है, नेक्स्ट पर हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें तो नेक्स्ट इसमें दे रखा है आपका क्या, नेक्स्ट है आपका टाइम स्टडी। यानी एक काम को करने का एक डिटरमाइंड टाइम होता है, एक स्टैंडर्ड टाइम होता है कि भैया चाय 10 मिनट में पक जाती है, ये प्रोडक्ट इतनी देर में बन जाता है, तो उतने ही टाइम में होना चाहिए। अब चाय को मान लीजिए 10 मिनट की जगह तुम आधा घंटे रखोगे तो चाय होगी गड़बड़ा जाएगी ना। तो एक टाइम स्टडी होनी चाहिए कि कौन सा काम कितनी देर में होता है, उतनी ही देर में करो, उससे ज्यादा नहीं है ना उससे कम। फैटिग स्टडी का मतलब है कि भैया हर किसी एम्प्लॉय को रेस्ट की आवश्यकता होती है, क्योंकि एम्प्लॉय क्या है, एम्प्लॉय को नेवर ट्रीटेड एज अ मशीन। एम्प्लॉय जो है मशीन नहीं है, उसे इंसान के तरीके से ट्रीट कीजिए। इंसान थकते हैं तो उसे क्या करना है, आपको रेस्ट देना है। रेस्ट करने का एक टाइम होना चाहिए, एक ब्रेक का टाइम होना चाहिए। विदाउट ब्रेक भी आप एम्प्लॉय से जबरदस्ती काम करवाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्वालिटी आपकी कंप्रोमाइज हो जाएगी। क्लियर है बात। अब आते हैं किस पे, डिफरेंशियल प्राइस बेस सिस्टम पे। डिफरेंशियल बेस प्राइस सिस्टम आपसे कहता है कि भैया काम कर, जो हमारे एम्प्लॉय काम करेंगे डिफरेंट काम के लिए हम डिफरेंट सैलरी देंगे। ऐसा नहीं है कि सबकी सैलरी एक जैसी होगी। जब सबकी सैलरी एक जैसी होगी मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। जैसे मान लीजिए प्राइमरी के मास्टर, अब प्राइमरी के मास्टर का सिस्टम क्या है कि सैलरी अगर आपकी 70,000 आती है तो 70,000 आएगी। आप क्लास लोगे तब भी आएगी, नहीं लोगे तब भी आएगी। स्कूल में जाके आप कुछ भी काम करोगे सैलरी उतनी आएगी। तो उनका मोटिवेशन क्या है, लगभग ना के बराबर है। उनके अंदर कोई कंपटीशन नहीं, कोई नहीं चाहता है कि हम ज्यादा बेहतर करके दिखाएं, क्योंकि बेहतर भी करोगे पैसा उतना ही मिलना है। समझ रहे हैं। तो जो डिफरेंशियल प्राइस बेस्ड सिस्टम है वो ये कहता है कि ये टेक्निक नहीं यूज करनी। जो बेहतर परफॉर्मेंस देगा बेहतर सैलरी देंगे, गड़बड़ परफॉर्मेंस देगा गड़बड़ सैलरी देंगे। यानी उसके वर्किंग आवर से, उसके परफॉर्मेंस से, उसकी प्रोडक्टिविटी के हिसाब से उसकी सैलरी फिक्स होनी चाहिए। मेंटल रिवोल्यूशन कहता है कि आपका जो एटीट्यूड है वर्कर के प्रति उसे आपको चेंज कर देना है। आपको बेसिकली कंपटीशन को कोऑपरेशन में बदल देना है। कंपटीशन मत करिए, कोऑपरेशन करिए। मैनेजमेंट को सुइटेबल वर्किंग कंडीशन देनी है, उनके साथ बहुत अच्छे से आपको काम करना है, उनकी समस्याओं को समझना है। जब सब कुछ बहुत बढ़िया रखने की कोशिश करेंगे तब जाके जो रिजल्ट मिलेंगे, आउटकम मिलेंगे, वो आपको अच्छे आउटकम मिल पाएंगे। तो ये जो टेक्निक आपने अभी तक देखी ये इसकी जनरल टेक्निक्स थी। कुछ टेक्निक्स और हम डिस्कस करेंगे जिनको हम लोग बोलते हैं मॉडर्न टेक्निक्स। तो कुछ मॉडर्न टेक्निक्स भी हैं, उनको भी फटाफट से हम लोग इसी में डिस्कस कर लेते हैं। मॉडर्न टेक्निक में एक सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है जिसे हम बोलते हैं JIT, यानी जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग। जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग आज की डेट में इन्वेंट्री मैनेजमेंट की एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, जो बेसिकली क्या करती है, मिनिमाइजिंग द स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। जो वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक है उससे मिनिमाइज करने के लिए किया जाता है, और जो उससे संबंधित जो कॉस्ट लगती है स्टॉक में उसको रिड्यूस करने के लिए ये तरीका इस्तेमाल किया गया है। यानी बाय रिड्यूसिंग द वर्क इन प्रोग्रेस द एंटरप्राइज कैन इंप्रूव इट्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जस्ट इन मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है कि आप जहां जहां पर वर्क इन प्रोग्रेस में ज्यादा टाइम लग रहा था, जहां ज्यादा कॉस्ट लग रही थी, उनको क्या करना है, धीरे धीरे करके आपको रिप्लेस करना है। जैसे ही चीज की आवश्यकता होगी, जैसे मान लीजिए हम दिन भर में 10 यूनिट बेचते हैं, तो हम उसको इस तरीके से प्लान करेंगे कि हम इतनी यूनिट बनाएंगे कि हम 10-12 यूनिट ही अपने पास रखें, उससे ज्यादा ना रखें। क्योंकि अननेसेसरी अगर हम बना रहे हैं और उसको अननेसेसरी स्टॉक में रख रहे हैं तो स्टोरेज की कॉस्ट लगेगी, ठीक है। इसके अलावा हमारी और तमाम सारी कॉस्ट उसमें इन्वॉल्व होंगी, तो वो आपको काम नहीं करना है। नेक्स्ट होता है, उसको लीन मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। लीन मैन्युफैक्चरिंग एक फिलॉसफी है ऑफ मैनेजमेंट दैट इज रिलेटेड टू रिड्यूसिंग द 7 वेस्टेज। 7 वेस्टेज कौन कौन से, उनको वेस्ट करने को बोलते हैं लीन मैन्युफैक्चरिंग। एक है वेस्ट ऑफ ओवर प्रोडक्शन, ज्यादा प्रोडक्शन मत करिए, वो जरूरी नहीं है। वेटिंग फॉर टाइम, वेटिंग टाइम को क्या करिए, कम कर दीजिए। ट्रांसपोर्टेशन को कम कर दीजिए। प्रोसेसिंग, मोशन, इन्वेंट्री और स्क्रैप, इन सब पर जो पैसे, जिन पर जो कॉस्ट ज्यादा खर्च होती है, इनको क्या करना है, धीरे धीरे करके वेस्ट को कम कर देना है। वापस से समझिएगा, 7 वेस्टेज हैं, कौन कौन सा है। पहला है वेस्ट ऑफ ओवर प्रोडक्शन, वेटिंग ऑफ टाइम, ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेसिंग, मोशन, इन्वेंट्री एंड स्क्रैप ऑफ एनी टाइप।
स्क्रैप का मतलब जो लास्ट में सामान बच जाता है जिसे हम सेल करते हैं। तो इन सबको क्या करना है, कम करना है, रिड्यूस करना है। सो दीज 7 वेस्टेज कैन बी इनकर लॉसेस टू एन एंटरप्राइज इन द वेरियस वेज। ये सारे चीजें आपको बहुत लॉस पहुंचाती हैं, जैसे कि वेटिंग रॉ मटेरियल, मैन पावर, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अब मान लो कि सपोज दैट कोई आप एक एग्जाम्पल लो, मान लो कि आप एक गाड़ी लेकर के आए हैं और आपको सामान कहीं पर उतारना है और आप आधे घंटे आप वहीं पर खड़े रहे और गाड़ी आपकी स्टार्ट रही, तो आपका पेट्रोल खर्च होगा कि नहीं खर्च होगा? एग्जैक्टली खर्च होगा। वेटिंग में आपकी मान लीजिए फैन चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी आपकी वेस्ट होगी, लोग अननेसेसरी खड़े रहेंगे, वहां पे कॉस्ट वेस्ट होगी। जैसे आपको कोई काम कराना है और वहां पे काम चल रहा है, ऑलरेडी लोग वहां पे इन्वॉल्व हैं, तो आप जो लोग खड़े रहेंगे वो कॉस्ट आपकी फालतू जाएगी। तो उस काम को क्या करना है, कम करना है। एक होता है काइजन कॉस्टिंग। काइजन एक मेथड बोलते हैं, काइजन कॉस्टिंग भी एक होती है। तो जो काइजन है बेसिकली एक जापानीज टर्म है और ये इंप्रूव करता है क्या, ये इंप्रूवमेंट लाने का काम है। इसकी भी कोशिश क्या होती है कि आपको ज्यादा से ज्यादा जो अननेसेसरी जो आपकी वेस्टिंग है उसको क्या कर देना है, दूर करना है। तो काइजन का मेन पर्पज है टू कट द आउट वेस्ट, जो आउट वेस्ट है उसको कट करना, स्टैंडर्डाइज कर देना है वर्क को, टाइमली डिलीवरी होनी चाहिए, सूटेबल और राइट साइज इक्विपमेंट होना चाहिए और बेटर सप्लाई चेन होना चाहिए। इससे क्या हो कि आपकी जो अननेसेसरी वेस्टेज है वो खत्म हो जाए। एक एग्जांपल जैसे मान लीजिए बैंक के अंदर आप देखिए, तो बैंक के अंदर मान लो काम होता है तो उसमें 4 मान लो ब्लॉक है, 4 सपोज केबिन है, तो चारों केबिन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अब मान लीजिए कि एक केबिन से कोई सामान दूसरे केबिन में भेजना है तो वहां एक बंदे को इन्वॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है कि वो बंदा फाइल लेकर उधर जाएगा, वो उसी के अंदर एक खिड़की छोटी सी बना रखे होते हैं और उसी से क्या करते हैं, वो सामान वहां पे ट्रांसफर कर देते हैं। तो काइजन कॉस्टिंग बेसिकली यही कहती है कि हम प्रोडक्शन करेंगे और प्रोडक्शन जहां से करेंगे वहीं से हम डिलीवरी करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि वहीं से उठाने के बाद उसको हम गोदाम पे रखेंगे फिर गोदाम से डिलीवरी करेंगे, तो गोदाम वाली कॉस्ट खराब होगी, गोदाम तक सामान ले जाने की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट खराब होगी, वो सब आपको रिप्लेस कर देना है। यानी कि आपको इस तरीके का सिस्टम जनरेट करना है कि जहां प्रोडक्शन हो वहीं से सीधे डिलीवरी हो, स्टोरेज वगैरह की कॉस्ट है अननेसेसरी, उसकी जो सुपरवाइजरिंग कॉस्ट है वो सारी खत्म हो जाए। लास्ट में आती है 6 सिग्मा। तो 6 सिग्मा बेसिकली एक डाटा ड्रिवन अप्रोच है दैट हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू रिड्यूसिंग द इनएफिशिएंसी एंड सेविंग द टाइम एंड मनी फॉर रिड्यूसिंग क्वालिटी वेरिएशन। यानी आपको इनएफिशिएंसी को रिड्यूस करना है, टाइम सेव करना है, मनी जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस करना है और क्वालिटी को इंप्रूव करना है। तो एक ऐसी बेसिकली टेक्निक है जो आपको बताती है कि हमें अपनी संस्था के अंदर किन किन तरीके से प्रोसेस को मिनिमाइज करना है, टाइम को बचाना है और पैसे को हमें क्या करना है, इंप्रूव करने की कोशिश करनी है। दिस इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड डिक्रीज द प्रोसेस वेरिएशन। परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन की बढ़ाता है और वेरिएशन को क्या करता है, ये घटाने का काम करता है। और इससे क्या होगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये बेसिकली हमने आज डिस्कस किया आपके साथ ये टेक्निक्स, जिसको हम बोलते हैं 6 सिग्मा टेक्निक्स। ठीक है, इसके अतिरिक्त एक डिफरेंस बताया गया है टाइम स्टडी और मोशन स्टडी, जो कि मैंने खैर आपको डिटेल मतलब भर का बता दिया, जहां से वो चीज क्लियर हो गई होगी। तो ये कुछ टेक्निक्स थी जो हमने आपके साथ आज डिस्कस की। उम्मीद है कि आपको ये जो क्लास है वो काफी हेल्पफुल लगी होगी। इसमें अपने प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट देखा और टेक्निक्स ऑन साइंटिफिक मैनेजमेंट देखा। कहीं पर कोई डाउट है, कहीं कोई क्वेश्चन है, कहीं कोई क्वेरी है, तो आप बिल्कुल उसे आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइव कर लें, ताकि हमारे जो नए और अपकमिंग लेक्चर्स होंगे उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। चलिए, तो मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।